पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज तो रिजल्ट्स की भरमार है, जैसे कहते हैं ना, अन्नी फेर दी है। इतने सारे रिजल्ट्स हैं और कई दफ़ा जो एनालिस्ट होते हैं वो उसमें से दो चार देखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है और लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम रिजल्ट को एक दफ़ा तमाम कंपनीज की, फजूल कंपनीज के भी नज़र से ज़रूर गुजार लें। कई दफ़ा उन्हीं में से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और जब हमारे पास बात करने को ज़्यादा चीज़ होती है तो फिर वीडियो लंबी होती है। तो आज की वीडियो लंबी है, तो इसलिए जो देखना चाहे वो देख ले। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज फालतू बातें ना करें, मार्केट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस वही ऊपर जाके फिर नीचे प्रेशर में आज रही। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सब ने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब हम अगर क्विकली देख लें, सर्किट ब्रेकर्स में GTL को लग गया बाय 4। बस ऐसे ही छोटे मोटे चलते जा रहे हैं, खैर छोड़ें। अच्छा, BPL से लो लॉक भी कुछ नहीं। अच्छा जी, देखते हैं जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई। GOTM, GOSM, GSPM, PASM, इत्तेफाक, FIL, FSWL, DNCC, SYM। रिजल्ट्स क्विकली देखते हैं, जो फारिग हुआ उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आरिफ हबीब लिमिटेड को ख़ास नहीं है रिज़ल्ट, छोड़ें। उसके बाद है जी फातिमा फर्टिलाइज़र। इनका रिज़ल्ट जो है इस क्वार्टर में अच्छा हुआ है, 3 रुपये का आया है। पिछले 2 क्वार्टर में 6 रुपये का था और इस हिसाब से देखें अगर अगले क्वार्टर में अच्छा रहे तो 10-12 रुपये की EPS हो सकती है। और पिछले साल 3-4 रुपये का डिविडेंड दिया था तो उतना ही दे सकते हैं, इतना बुरा नहीं है ये। पावर सीमेंट ख़ास नहीं रिज़ल्ट, छोड़ें। दीवान ऑटोमोटिव, अच्छा दीवान कंपनियों को छोड़, इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। दीवान, अच्छा मेरिट पैकेजिंग पहले देख लेते हैं, ये भी लॉसेस में। ये दीवान सीमेंट छोड़ दें, देखते ही नहीं है इनको। दीवान फारूक मोटर जो है ना, ये तो बिला वजह इतना ऊपर है शेयर, बस गेमिंग चलती हैं, दूर ही रहा करें इनसे। अच्छा SPEL, इसने दिया है जी कुछ नहीं दिया। इसका रिज़ल्ट कैसा रहा, इतना ख़ास नहीं है। अच्छा जी, ये क्या है, पाकिस्तान केबल्स, इनका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। गुड लक इंडस्ट्रीज़, हमें लगता है, अब हम इस वक्त देखेंगे नहीं, लेकिन ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, ख़राब है हुआ है और इसकी रेट शायद काफ़ी हाई है। बाटा का कमाई शमाई तो इतनी ख़ास नहीं है, डिविडेंड 120 रुपये का दे दिया है, तो ये धोखा देने के चक्कर होते हैं, बहुत हाई है ये शेयर, इससे दूर रहें। जॉनसन एंड फिलिप्स फारिग। हाफिज लिमिटेड, इसके 3 रुपये आए हैं, पता नहीं इसकी प्राइस क्या है, लेकिन हमें ज़्यादा इसको हमारी नज़र में नहीं है। एलकॉट स्पिनिंग 1 रुपये की EPS, फारिग हो गए जी। कोहिनूर मिल्स, इनका EPS 7 रुपये आया है। पिछले साल जो हमें याद पड़ रहे हैं, इन्होंने 40 रुपये का EPS कमाया था और 3-3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और शेयर की वैल्यू भी वो 40 से 50 की रेंज में है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन डिविडेंड बड़ा कम देते हैं। प्रॉस्पेरिटी वीविंग फारिग हो गए। IBL हेल्थ केयर फारिग है। मेटको फूड्स फारिग। नगीना कॉटन फारिग। जिलेट पाकिस्तान फारिग तरीन। भवानी एयर, इनका तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, फारिग। ये क्या है जी, मुबारक टेक्सटाइल फारिग। पंजाब ऑयल मिल्स, बस ठीक है। दाऊद हरक्यूलीज नहीं सही। शहजाद टेक्सटाइल्स फारिग। क्विस फूड्स फारिग। ज़ेफायर टेक्सटाइल, बस ऐसे ही है। अलखैर गदून फारिग। पाकिस्तान होटल डेवलपर्स, इसका तो रिटर्न इनकम तो बहुत ही कम होती है, वो तो होटल बेचने की वजह से उतना ऊपर चला गया, छोड़ दें इसको आप। वाह नोबल, 16 रुपये का EPS है, इसको क्विकली देख लेते हैं। 16 रुपये का अच्छा है क्वार्टर में, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है।
पिछले साल 50 का ईपीएस था। अब पहले क्वार्टर में 16 अच्छा है, तकरीबन 50-60 का ईपीएस इस दफ़ा भी आ सकता है, लेकिन पे आउट 10 रुपये उस हिसाब से सही नहीं है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम बनती है। दाडेक्स फारिग। एलएसई वेंचर्स, कोई आइडिया नहीं ये कंपनी क्या करती है, और बस छोड़ दें इसको। एलएसई प्रॉपटेक, ये भी ऐसी है। ईएफजी हर्मीज फारिग। शिजान इंटरनेशनल, वो ये भी फारिग हो गई, लॉसेस में हो गई, छोड़ दें। पैकेजेस लिमिटेड। अच्छा, पैकेजेस लिमिटेड जो है ना, अब ये हमें लगता है कि कंपनी जो है ना खुद कुछ नहीं करती है, अब ये मैनेज करती है कुछ कंपनीज को, कंपनी खरीद के उसमें से ना। तो इसका जो कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर है वो 15 है, कम हुआ है। 9 महीने का तकरीबन 90 है। इनका मेन सोर्स जो है वो डिविडेंड इनकम पे है, तो वो 9 महीने में वो 16 है। और अगर इस तरह 20 रुपए की इनकम हुई तो ये 20 रुपए की डिविडेंड देंगे, और क्या देंगे। पैकेजेस तो उस हिसाब से बहुत हाई है। पिछले साल देखें 27 रुपए का दिया। हाँ, तो आज ये कोई फायदेमंद नहीं है। पीएबीसी, इनका रिजल्ट ठीक लग रहा है। 4 रुपए का आया है और 9 महीने में 11.6। अच्छा, देख लेते हैं। पीएबीसी, अच्छा जी। पिछले साल था इनका 7 साढ़े 7 रुपए का अर्निंग, और अच्छा डिविडेंड इस साल दिया हुआ इंटरिम, पिछले साल दिया ही नहीं था। इस साल ये तकरीबन जो है 14-15 रुपए कमाने जा रहा है, और इंटरिम पे इसने 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो हो सकता है ईयर एंड पे 3.5 रुपए का डिविडेंड और दे दे। फिर भी 7 रुपए का डिविडेंड होता है, तो उस हिसाब से जो रेट है इसका हाई है। डिविडेंड यील्ड उतनी अच्छी नहीं है, पर ईपीएस के मुताबिक ठीक है। लेकिन इसकी हिस्ट्री नहीं है, तो ज़रूरी नहीं ईयर एंड पे डिविडेंड दे या ना दे, कोई पता नहीं दे या ना दे। तो हम आमतौर पे फिर जो शेयर्स जिनकी हिस्ट्री ना हो उनको अवॉइड करते हैं, अनलेस वो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पर मिल रहे हों। तो बेस्ट पे सीमेंट जी, द बेस्ट शेयर इन सीमेंट सेक्टर। 6 रुपये का डिविडेंड दिया इस क्वार्टर में, अर्निंग आई 5 रुपये। तो ये इनका जो पिछले साल का था 20 रुपये का तकरीबन ईपीएस था, और पूरे साल में इन्होंने 21 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसी हिसाब से आप ये समझ लें कि कंसिस्टेंट इनका डिविडेंड चलता है, कमाई भी चल रही है। लेकिन वैसे अब थोड़ा सा ऊपर निकल गया, जब हमने असेसमेंट की थी इसका रेट तो उस वक्त नीचे होता था। अब इसकी डिविडेंड यील्ड उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर इतना बुरा नहीं है इस रेट पर भी, लेकिन हमने नहीं रखा हुआ इस वक्त। सैफ पावर, इनका 1.5 रुपये का डिविडेंड आया। 3 महीने की अर्निंग है जी 1.86, और साल में भी 9 महीने में लॉस में है। तो डिविडेंड दिया है, पहले भी दिया था, वो कुछ पुराने पैसे से भी दे देते हैं। लेकिन इस वक्त हमें इसमें से थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट अपना कम किया हुआ है, आप देख लें। मारी पेट्रोलियम, इनका ईपीएस भी इन्होंने काफ़ी छलांग लगाई है, 144 रुपये का ईपीएस हो गया है। पिछले साल 420 का ईपीएस था, वैसे 420 कंपनी है तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो इस दफ़ा 500 550 का डिविडेंड दे सकते, सॉरी ईपीएस हो सकती है। लेकिन पिछले साल इन्होंने डिविडेंड कम कर दिया था, 89 रुपीज़ का पहले दिया और फाइनल 58 का दिया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगले साल अगर उसी प्रोपोर्शन से डिविडेंड दें, 170-80 का डिविडेंड दे सकते हैं। उस हिसाब से यील्ड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो अर्निंग हो रही है उसके मुताबिक काफ़ी हाई जाने की इसमें सलाहियत मौजूद है। साजगार इंजीनियरिंग, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, इस क्वार्टर में तकरीबन 11 रुपये का ईपीएस। इसके फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल, क्योंकि इन्होंने जो 4 व्हीलर बेसिकली सेल करना शुरू हुआ है, वहाँ से कंपनी का टर्न अराउंड हुआ। Q3 में 7 रुपये कमाए, और Q4 में भी तकरीबन 7-8 रुपये कमाए। और अब इस उनकी सेल्स काफ़ी, मार्केट में सुना है कि इनकी काफ़ी डिमांड चल रही है, इनके जो हैवल गाड़ियाँ हैं इनकी या कौन सी हैं जो भी है, अच्छी चल रही हैं। तो इस क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लिया। अब Q3 में अगर देखें, वो सामने सामने नज़र आ रहा है ना, प्रॉफिट था 444, तो वो 658 हो गया। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर इस तरीके से इनकी सेल्स चलती रहीं तो साल में 35 से 40 रुपये का ईपीएस आ सकता है। और पिछले साल इन्होंने 16 रुपये के ऊपर 4 रुपये का डिविडेंड दिया,
तो अब अगर इस तरह 32-35 का ईपीएस होता तो डिविडेंड तो शायद 8-10 रुपए ही दें। जरूरी नहीं है, वो ज्यादा भी कर सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट आते साथ ही जैसे अक्सर होता है सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, और 155 के आसपास बंद हुआ है। आपने ये नहीं भूलना कि ये 6 महीने में 50 से 150 पे चला गया, यानी कि रिजल्ट की एंटिसिपेशन लोगों में पहले ही थी और इतना ऊपर जा चुका है। तो इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद वैसे तो ये कंपनी अभी भी अच्छे वक्तों के हिसाब में बात करें तो अंडर वैल्यूड लगती है, लेकिन इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है क्या ये इतने अच्छे रिजल्ट के बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या इस रिजल्ट की एंटिसिपेशन में इतना ऊपर गया और अब रिजल्ट के बाद इसमें सेलिंग आएगी। मुश्किल है कहना, तो आप अपनी मर्जी से सोच समझ के फैसला कर लें, लेकिन रिजल्ट अच्छा है और ये हमारे डिविडेंड यील्ड वाले पोर्टफोलियो में नहीं शामिल। वैसे अप ट्रेंड इसमें अभी भी लगा हुआ है, तो देखें ये क्या करता है। क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, सीसैप, इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। क्वार्टर पहला है और उसमें इसने ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा हुआ है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी है। ये हमें लगता है बेसिकली ये इसकी असल में इन्वेस्टमेंट है आल्टन एनर्जी में, तो उसका डिविडेंड कुछ आया है और वही हमें लग रहा है कि उससे ये इसके 4 रुपए की ईपीएस बनी है। ये अकाउंट्स आएंगे तो वहां से कंफर्म होगा। कहने का मकसद ये है कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि इस कंपनी ने अपने खुद से अपने बिजनेस से कोई पैसे जनरेट करने शुरू कर दिए हैं, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब है जी कैपको। कैपको का जैसे उनका बिजली तो नहीं चल रही तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लांट वगैरह चला रहे हैं, उनकी उन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है, उनको अप एंड रनिंग रखने के लिए कुछ तो कॉस्ट इनकर करनी है ना, वो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉयज़ को अभी तक उन्होंने निकाला नहीं है, तो उनके ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फिर ये अदर इनकम जो उन्होंने फिक्स रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और सुकूक में डाले हुए हैं, क्योंकि और तो उनके पास काम ही नहीं है, तो वहाँ से इनकम आ रही है। और उस इनकम के ऊपर जो है इनके कुछ शॉर्ट टर्म इन्होंने लोन्स भी लिए हुए हैं, क्योंकि कुछ रिसीवेबल्स होंगे सीपीपीए से, उसका इंटरेस्ट है और उसके ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं। तो इनका जो अर्निंग पर शेयर बना 1.3 बना। अब इसके बारे में ना ज़रा बात कर लेते हैं आज, ठीक है, कि लोग सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आज इसका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन भी था, उसमें हमने भी वहाँ इनसे कुछ सवाल किए, कुछ और लोगों ने भी किए। ज़्यादातर लोगों का कंसर्न एक था, भाई आप क्या कर रहे हैं। इनका मसला ये है कि इन्होंने पिछले साल भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में और एजीएम में यही कहा था कि हम ग्रोथ करना चाहते हैं, और आज भी यही कह रहे हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई विंड या सोलर के कोई प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। बज़ाहिर हमें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कोई सीरियसली इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे। इनको कोई जल्दी नहीं है कि ये शेयर होल्डर्स के पैसे को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वापडा की है, तो ज़ाहिर बात है अगर उनको कोई परवाह नहीं होगी तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का तो ख्याल कोई भी नहीं ना रखेगा, तो उनको भी कोई जल्दी शायद ना हो। इसका वैसे तो फ्री फ्लोट 51% है और बाकी वापडा के पास है ज़्यादा, और कुछ इन्हीं के एम्प्लॉयज़ का फंड है। लेकिन बाकी जो इसमें भी बहुत सारे वैसे तो म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस के पास भी इसकी होल्डिंग है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्यों खामोश हैं। अब देखें इसका ना, हम आपको बताते हैं, एक तरफ फाइनेंशियल्स खोल के दिखाते हैं ज़रा। अब ये देखें जी, इनके बेसिकली जो एक्विटी है वो 66 बिलियन की है, और आप इस एक्विटी को आप इसके शेयर से डिवाइड करें 880 मिलियन शेयर से, तो ये तकरीबन 75 रुपये बनते हैं। और इनके जो एसेट्स हैं ये इन्होंने रीवैल्यू नहीं किए हुए, तो ये भी पुराने हैं। ये आज की तारीख में अगर आप इसको रीवैल्यू करेंगे तो हमें कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एस्टिमेट कर लें कि ये 2 बिलियन की बजाय 10 बिलियन बन जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी कंपनी की फेयर वैल्यू कम से कम 85, इसके जो है ना बुक्स की इसकी एक्विटी की फेयर वैल्यू कम से कम 85 रुपीज होनी चाहिए। यानी कि असूली तौर पे क्या है, ये कंपनी का बिजनेस बंद हो गया है, ठीक है, इनका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है। अब जैसे जैसे पावर कंपनीज के कैपेसिटी एग्रीमेंट्स एक्सपायर होते जाएंगे, क्योंकि वो हमारे मुल्क ने वो गलत डिसीजंस ले लिए, अब जैसे जैसे कंपनीज के एक्सपायर होंगे तो हुकूमत उनको रिन्यू नहीं करेगी। वो रिन्यू किस तरह करेगी, टेक एंड पे बेसिस पे, यानी कि अगर बिजली लेंगे तो उसके पैसे देंगे वरना नहीं देंगे। पिछले पूरे साल में कैपको से कोई बिजली नहीं ली गई, इसका मतलब है ये मुल्क कैपको के बगैर सरवाइव कर सकता है।
सिर्फ जरूरत तब पड़ी थी जब आपको पता है वो 1-2 दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया था, तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा हुकूमत को जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने कैपको से बिजली ली थी। इतनी थोड़ी सी बिजली अगर लेंगे, इनका टैरिफ का भी मसला चल रहा है, ये ज्यादा मांग रहे हैं, हुकूमत कम दे रही है और वो मसला पड़ा हुआ है। तो हम समझ रहे हैं कि अगर, और इनका एग्रीमेंट जो है ना 2024 तक है, 1 साल और है। और इन्होंने कहानी सुनाई हुई है कि हुकूमत के प्लान में 2026 तक हुकूमत इनसे बिजली ले सकती है। वो प्लान तो बने होते हैं, लेकिन देखें एक पूरा साल जब कैपको के बगैर हुकूमत ने और पाकिस्तान ने गुजार लिया, तो क्यों जरूरत है हुकूमत और पाकिस्तान को कैपको की। तो हमें नहीं लग रहा कि इनके बिजली से इनको कुछ भी फायदा हासिल होगा। अगर ये लाइसेंस 1 साल के लिए रिन्यू हो भी जाता है या कुछ टेक एंड पे बेसिस पे एग्रीमेंट हो जाता है तो थोड़ी सी ले लेंगे, उससे कोई खास इनकम नहीं आएगी। ऐसी सूरत हाल में असूली तौर पे तो कंपनी के पास सबसे बड़ी यही ऑप्शन है कि वो कंपनी को लिक्विडेट कर दे, ठीक है। लेकिन उनकी बातों से सुन के लग रहा है कि वो इसको लिक्विडेट नहीं करना चाहते। देखिए लिक्विडेट करना ये जरूरी नहीं कि ये बेस्ट ऑप्शन हो, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, लेकिन कंपनी का जो इतना बड़ा सेटअप बना हुआ है और उससे अगर कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है तो असूली तौर पे वैसा करना चाहिए। यही इन्वेस्टमेंट होती है और यही इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से बढ़ाया जाता है। लेकिन उनकी तरफ से कोई अर्जेंसी नहीं है। जैसे हमने बताया ना कि 1 साल पहले भी वो यही कह रहे थे कि हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, आज भी वो यही कह रहे हैं। आज थोड़ा सा वैसे वो ज्यादा मोटिवेशन के साथ कह रहे थे कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, जैसे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने कुछ उस पर काम किया है और हो सकता है कहीं से कुछ अरसे बाद खबर आ जाए कि ये प्रोजेक्ट वो शुरू करने लगे हैं। ग्रीन फील्ड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड भी। ब्राउन फील्ड वो होता है कि जिसमें कोई चलता फिरता कारोबार में वो खरीद लें, और ग्रीन फील्ड वो होता है जिसमें वो नई ईंट लगा के एक नया कारोबार शुरू करें। ग्रीन फील्ड में करने में तो फिर वो यही है कि फिर वो बेनिफिशियल शेयर होल्डर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, वो लॉन्ग टर्म होता है और उसमें सारा का सारा पैसा उसमें लगा देंगे और शेयर होल्डर्स को पैसे देना बंद कर देंगे। तो वो तो शेयर होल्डर्स के हक में किसी सूरत नहीं है। कोई ब्राउन फील्ड हो जो चलता हुआ कारोबार खरीद लें, वो अच्छा है कि वहां से कुछ रिटर्न जनरेट कर सकें और कंपनी को फ्लोट रख सकें। असल में बात यह है कि ये लोग जो है ना अपनी नौकरियां बचाने की खातिर, जो हमें ऐसा लगता है ऑनेस्टली, ठीक है, ये कंपनी बंद नहीं करना चाहते ताकि इन लोगों की नौकरियां कायम रहें, और जो है ना बस शेयर होल्डर्स को गोलियां करा रहे हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वापडा के पास है और वापडा, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो इनकी बातों से लग रहा है कि इनका लिक्विडेट करने का कोई इरादा नहीं है, इनका शेयर्स बायबैक करने का कोई इरादा नहीं है। और और हमें ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद भी अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में अगले साल वाले में वो यही कह रहे होंगे कि हम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अल्लाह करे हमारी सोच गलत हो और उनको वाकई में शेयर होल्डर्स का ख्याल हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा या अर्जेंसी कोई नहीं लग रही उनकी। देखें 1 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मतलब अफसोसनाक बात है ये। और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने अपना कंसर्न रेज किया, लेकिन जैसे कहते हैं ना, वो जू भी नहीं रींग रही उनके इस किस्म का। बज़ाहिर तो कोऑपरेटिव थे और अपना सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे रहे थे, लेकिन ये हमारा एक असेसमेंट है कि उनको कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर 5 साल ये कंपनी इसी तरह चलती रहे, कि बस वो जो उन्होंने इंटरेस्ट में कहीं पे रखे हुए हैं वहां से वो उस तरह पैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से कमाते रहें और उससे अपनी कंपनी के खर्चे चलाते रहें, और शेयर होल्डर्स का जो पैसा फंसा के रखा हुआ है वो फंसाया रहे। और एक चीज वो वहां पे बोल रहे थे कि भाई हमने बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, शेयर की वैल्यू के ऊपर पता नहीं कितना रिटर्न है। असल में बात ये होती है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड उनका है 75 रुपए, और 75 रुपए के ऊपर अगर वो 8 रुपए का डिविडेंड दे भी रहे हैं तो ये सिर्फ 10% है। कैपिटल को देख के आपने रिटर्न की असेसमेंट करनी होती है, ना कि शेयर प्राइस को देख के, क्योंकि बहुत से ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कैप को तब खरीदा होगा जब इसकी वैल्यू 90 या 100 रुपए थी। वो बेचारे तो आज फंसे हुए हैं इसमें, लेकिन उनको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई परवाह नहीं है। अब ये देखें 50 बिलियन का कैश इनके पास है, जो इन्होंने ये आधे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में रखे हुए हैं और आधे जीओपी इजरास हुकूक में रखे हुए हैं, और वहां से ये पैसे कमा रहे हैं। बस शर्म ही आ रही है ये देख के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट आप करें, जो कि करनी चाहिए वैसे, एक आप देख लें कि कितना आप इसमें पैसा फंसा सकते हैं। अब आज के रेट को देखें अगर 22 रुपये और 36 पैसे, ठीक है। पिछले साल इन्होंने इनकी वो जो इनकम हुई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से वो 4.5 की थी और इन्होंने डिविडेंड दिया 8.5 का, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि अगले साल भी ऐसा हो सकता है कि इनकी इनकम अभी के हिसाब से जो बन रही है वो तकरीबन 5 रुपए ही आएगी साल के आखिर में, और ये डिविडेंड 8.5 का दें। अगर 8.5 का डिविडेंड देते हैं ये, चाहे कंपनी कुछ भी ना चले, अब हमने इन्वेस्टमेंट तो उस हिसाब से देखना ना, फैक्ट्स की बेसिस पे, तो 22 रुपए 36 पैसे का ये शेयर अगर आप खरीदेंगे और 8.5 9 8 रुपए का अगर डिविडेंड देते हैं, तो ये 30 35 रुपए का आपका 30 35% जो है आपका डिविडेंड यील्ड बनेगी। तो उस हिसाब से इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। अच्छा, लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि जी हम जो है ना, हमने अब नया किसी डाइवर्सिफिकेशन में जाना है, प्रोजेक्ट नया इनिशिएट करना है और उसके लिए हमें पूरे 50 बिलियन चाहिए। ठीक है, वो फैसला कर सकते हैं और वो कहें जी 50 बिलियन उधर डालने हैं, तो हम कोई फालतू डिविडेंड इस वक्त नहीं दे सकते, तो भी वो हमें लगता है ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से जो पैसे कमा रहे हैं, जो कि तकरीबन 5 रुपए बनेंगे, इतना डिविडेंड ये कम से कम दे देंगे इस साल। उस हिसाब से भी ये 20% डिविडेंड यील्ड बनती है। तो उस हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं इस रेट पे, लेकिन जब तक इनकी तरफ से कोई खबर नहीं ना आएगी कि इन्होंने कोई डाइवर्सिफिकेशन करने लगे हैं या कोई प्रोजेक्ट इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, तब तक इस शेयर में तेजी नहीं रहेगी। बीच में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है, तेजी नहीं आएगी। तो वो सोच के आप इसमें करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो फिर आप 3 पॉइंट्स को जरूर गौर कर लें। नंबर 1 कि देखिए, ये जो होती है ना चीज कि कंपनी को लिक्विडेट करना है या शेयर्स बायबैक करना है, ये काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बारे में भी सोच रहे हों। वैसे बता तो वो यही रहे थे कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते और वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वापडा, वो भी चाहता है कि इसको पैसे को यूज करके डाइवर्सिफाई करें। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात हो तो वो कंपनी जब तक वो डिसीजन होगा नहीं, वो हमें बताएगी नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद या 5 साल बाद कंपनी का रेट इतना ही हो और एकदम ये खबर आए कि ये लिक्विडेट करने लगे हैं या ये शेयर्स बायबैक करने लगे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसका हाल भी पाक सुजुकी मोटर्स वाला होगा, किसी को बाय करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 5 साल तक कोई काम ना करें और इसी तरह कंपनी को धक्का देके स्टार्ट रखें और थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देते रहें, तो उस हिसाब में भी घाटे का सौदा नहीं होगा इस रेट पे। अब आप अपना फैसला खुद कर लें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि जब तक कोई खबर नहीं आएगी तब तक इसमें तेजी नहीं होगी। सिर्फ डिविडेंड के दिनों में तेजी आ जाया करेगी, वो भी हाफ ईयरली और ईयर एंड पे। हमारी अभी की स्ट्रेटेजी इसमें यह होगी कि हम थोड़े से शेयर्स जरूर इसके लेके रख लेंगे और अगर यहाँ से नीचे गया तो थोड़े से और ले लेंगे, लेकिन ज्यादा रखने का हमारा आज की तारीख में इरादा नहीं है। किसी टाइम पे इरादा बदल जाए तो जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त आपको बताएं, लेकिन आज की तारीख में हमने स्ट्रेटेजी आपको बता दी है अपनी, कि हम इसमें से बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत इसमें होल्डिंग रखेंगे। लेकिन काश वैसे जो है ना, कोई ऐसा तरीका होता कि जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं कैपको के, वो सारे इकट्ठे हो जाएं और जाके इनकी ईंट से ईंट बजा दें और इनसे पैसे अपने निकलवाएं। लेकिन ऐसा शायद पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हो, वरना तरीका यही था इनसे पैसे निकलवाने का। क्योंकि देखें, बात सिर्फ ये है कि ये बात ये नहीं होती कि भाई एक सेटअप बना हुआ है तो उसको यूज करके बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। अगर वो एक्सपेंशन से अच्छे पैसे नहीं कमा रहे तो फिर उस एक्सपेंशन का कोई फायदा नहीं है। यानी कि अगर वो एक्सपेंशन करने के बाद अगर ये कोई 10 15 20 रुपए की अर्निंग पर शेयर कमा सकते हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो फिर वो सिर्फ बात यही होगी कि वो बस किसी तरीके से इस कंपनी को बंद नहीं करना चाहते, चाहे शेयर होल्डर इसमें रोल जाएं। लेकिन ये इसके सामने जो भी इसका बहरहाल असेसमेंट थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आप अपना अपना फैसला खुद कर लें। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें।
अल्लाह के हवाले।